सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स पढ़े हैं, क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी के भी लेक्चर्स पढ़े हैं। और वैल्यू एडेड मेथड पहले बता चुका हूँ, उसकी थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका मैं बता चुका हूँ। इनकम मेथड आज देखेंगे। इनकम मेथड का डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं इनकम मेथड को, और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। जब हम इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इनकम मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या चीज़ें लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को हम जब हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम फैक्टर पेमेंट को कंसिडर करते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब क्या होता है? फैक्टर पेमेंट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। सबसे पहली बात, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये सारी क्या है? ये सारी फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को करता है। फैक्टर पेमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को करता है, जब हाउस होल्ड से वो सर्विसेज लेता है। जैसे हाउस होल्ड से हमारे लैंड भी निकलता है, लेबर भी निकलता है, कैपिटल भी निकलता है और एंटरप्रेन्योर भी निकलता है। तो जब एंटरप्रेन्योर ये सारी सर्विसेज हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर को देता है, तो प्रोड्यूसर उसको बदले में पैसा देता है। उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। उसी पैसे को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देता है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो प्रोड्यूसर तब उसे क्या देता है? पैसे देता है। तो उसी पैसों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। ठीक है। तो इनकम मेथड को कैलकुलेट करते टाइम हम फैक्टर पेमेंट को कंसीडर करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि लेबर को मिलता है, रेंट मिलता है लैंड को, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल को, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। और ये सारी चीजें कौन देता है? प्रोड्यूसर देता है। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या है? हमारे ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर जो भी फैक्टर पेमेंट दी गई है उसको हम इनकम मेथड में कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। डोमेस्टिक इनकम मैंने पहले भी आपको बताया, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ, so domestic income is the sum total of factor income. Domestic income is the sum total of factor income generated in a domestic territory whether by the resident or by the non resident. डोमेस्टिक इनकम मतलब वो पैसा है, वो सम टोटल फैक्टर इनकम का जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुआ हो। ये मतलब नहीं है कि रेसिडेंट जनरेट कर रहा है या नॉन रेसिडेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम कुछ नहीं है। अगर प्रोड्यूसर वो जब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पैसा देता है तो वो फैक्टर पेमेंट होता है। जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को 10 रुपए दिए, तो हाउस प्रोड्यूसर के लिए वो चीज़ क्या हो गई? फैक्टर पेमेंट हो गई। और हाउस होल्ड के लिए यही 10 रुपए क्या हो गए? फैक्टर इनकम हो गई। बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर मैं मान लीजिए प्रोड्यूसर हूँ, आप लोग हाउस होल्ड हैं, तो मैं आपको अगर कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो फैक्टर पेमेंट है, और आपके लिए वही पैसा क्या है? फैक्टर इनकम है। बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए, हाँ, व्हाट आर द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब क्या होती है? सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम वो इनकम है जो मेहनत करके पैसा कमाया गया है। ठीक है। हाउस होल्ड ने जब अपनी सर्विसेज दी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने जब अपनी सर्विसेज दी हैं, उसके बाद जो पैसा मिला है वो हमारा फैक्टर इनकम है। जैसे कि लेबर है तो उसको वेजेस मिली होगी, लैंड है तो उसको क्या? रेंट मिला होगा। ठीक है। इंटरेस्ट, कैपिटल है तो उसे इंटरेस्ट मिला होगा, एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट मिला होगा। तो ये सारी फैक्टर इनकम मतलब मेहनत का पैसा, जो कोई प्रोडक्शन करके जब हम कोई पैसा अर्न करते हैं तो वो फैक्टर इनकम होता है। ठीक है। और फैक्टर इनकम कब मिलती है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, तब उनको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। ठीक है। और जैसे ओल्ड एज पेंशन है, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन फैक्टर इनकम नहीं है। ओल्ड एज पेंशन हमारी फैक्टर इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक तरीके का फ्री फंड का पैसा है, एक ट्रांसफर इनकम है। ये फ्री फंड का पैसा को ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। फ्री फंड का पैसा मतलब ये है कि ये वेलफेयर के लिए मिल रहा है। ये इन्होंने कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करा है, प्रोडक्टिव पर्पस काम नहीं करा है, बस वो उनके सीनियर सिटीजन की भलाई रहे इस वजह से उनको पैसा दिया जा रहा है। तो ओल्ड एज पेंशन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ट्रांसफर इनकम, और उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि फ्री फंड का पैसा है। अब देखिए, यही बात यहाँ लिखी कि टू इलस्ट्रेट ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन इज नॉट अर्नड इनकम, इट इज जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट। एक ओल्ड एज पेंशन जब गवर्नमेंट लोगों को देती है, सीनियर सिटीजन को देती है, तो वो हेल्प कर रही है लोगों की, और विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, उनसे उसके बदले कुछ नहीं लेती है उनसे। ठीक है ना। तो सच रिसिप्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर रिसिप्ट।
इन्हीं को ही हम ट्रांसफर रिसिप्ट या ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। और नेशनल इनकम में काउंट करते टाइम इनको, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करा जाता है। अब देखिए, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन सबसे पहली बात ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड का पैसा सोशल वेलफेयर के लिए दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, तो इसको हम ट्रांसफर इनकम कंसिडर करते हैं। तो नेशनल इनकम में तो मेहनत करने वाला पैसे को इंक्लूड करते हैं, मतलब कि फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। तो ट्रांसफर इनकम मतलब ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फ्री फंड का पैसा है। बट रिटायरमेंट पेंशन क्या है, रिटायरमेंट पेंशन हमारा फ्री फंड का नहीं है, क्योंकि हमने जब जॉब में थे तो एट द टाइम ऑफ जॉब हमने क्या कहते हैं कुछ प्रोडक्टिव पर्पस काम करा, उससे हमें वेजेस मिली, तो उससे एक अमाउंट कटता रहा कटता रहा कटता रहा, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें मिला। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो हमें पैसा मिला वो हमारी प्रोडक्टिव पर्पस हमने काम करा था, मेहनत करी थी, तो हमें मिला। तो रिटायरमेंट पेंशन हमेशा नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम इंक्लूड होती है। जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम जो हमारी इनकम मेथड में रिटायरमेंट पेंशन को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर इनकम कितने तरीके की होती है। सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम में पहला पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसको मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो नॉर्मली एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलता है, जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं लोग उनको मिलता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चार तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन कैश आप समझते हैं, जैसे कि कैश जो भी सैलरी अकाउंट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर देते हैं, एम्प्लॉयज के अकाउंट में जो भी पैसा जाता है, जो भी वो काम करते हैं एक साल के अंदर, तो वो सारा क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है। पेमेंट इन काइंड मतलब क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर, जैसे मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है और ये है एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब क्या फ़र्क होता है, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कहा कि इस महीने आप सैलरी ना लेके आपको मैं रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दे रहा हूँ, मतलब एक फ्लैट दे दे रहा हूँ, एक महीने के लिए रहिए जाके आप। तो पेमेंट दूसरे तरीके से कर दी, ठीक है ना। तो पेमेंट इन काइंड मतलब होता है कैश में ना दे के पेमेंट किसी और तरीके से कर दी। जैसे एम्प्लॉयर ने बोल दिया एक महीने के लिए चल भाई मेरी कार ले ले, वो ले जा, ठीक है, तो उस वो पेमेंट इन काइंड में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट किसी और तरीके से कर दी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फैक्टर इनकम, जब भी हम इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या था वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब क्या है, जब हम वर्क करते हैं किसी कंपनी में तो एम्प्लॉयर जो हमें नौकरी देता है उसकी सैलरी से कुछ ना कुछ परसेंट पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब जो हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो एट द टाइम ऑफ जो रिटायरमेंट हमें प्रोविडेंट फंड मिलता है तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की सैलरी से दोनों की सैलरी से कटता है, बट एम्प्लॉयर की सैलरी से कम कटता है, एम्प्लॉय की सैलरी से ज़्यादा कटता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब कि प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो सारे यहाँ चीज़ें आती हैं, ठीक है। पेंशन और रिटायरमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेहनत करने का पैसा ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, पेंशन और रिटायरमेंट को इंक्लूड करते हैं। ओल्ड एज पेंशन और पेंशन और रिटायरमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसकी डिफिनेशन बहुत बार आ चुकी है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है इट रिफर टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो इनकम जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही वो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। इसकी डिफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट किसको मिलता है, लैंड को। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। आगे हम चल के प्रॉफिट को हम तीन पार्ट में स्प्लिट करते हैं। प्रॉफिट को हम डिविडेंड भी बोलते हैं। डिविडेंड मीन्स जो शेयर होल्डर को, जैसे भाई आप किसी कंपनी में, आप जैसे किसी कंपनी के ओनर हैं तो आपने जैसे आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में जो आप शेयर होल्डर को पैसा देते हैं तो वो हमारे डिविडेंड होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 100 करोड़ में जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया था तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये यही यहाँ लिखा है, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है कंपनी के ओनर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो डिविडेंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपको उस प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ता है, तो उसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स देते हैं बोलते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब
जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस टैक्स देते हैं अपने प्रॉफिट में, तो उसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, मतलब कि सेविंग, मतलब कि रिटेन अर्निंग, ठीक है, मतलब कि कॉर्पोरेट सेविंग, इसके चार नाम है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है मतलब कि सेविंग, मतलब कि रिटेन अर्निंग, मतलब कि कॉर्पोरेट सेविंग, ठीक है ना। तो यही यहाँ लिखा है कि दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय द फर्म फॉर द फ्यूचर यूज। अब सेविंग क्यों करती है फर्म? सेविंग इसलिए करती है फर्म की फ्यूचर यूज में उसे यूज कर सके, तो पर्टिकुलरली टू मीट सम कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस एट द टाइम, जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसीलिए रखे जाते हैं, सब कोई कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस आ जाए, एकदम से कोई एक्सपेंसेस आ जाए तो उनको उनसे कोप अप करने के लिए रखे जाते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। मिक्स्ड इनकम, ये जरूर याद रखिएगा। मिक्स्ड इनकम क्या है? मिक्स्ड इनकम इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, जैसे ठेले वाले हैं, जैसे क्या कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम कर रहे हैं, जैसे खुद का अपना बिजनेस चला रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह, तो उनकी सबकी इनकम मिक्स्ड इनकम में काउंट होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम काउंट होती है रेंट और रेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में किसकी इनकम काउंट होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी इनकम काउंट होती है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की। जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट होती है। मिक्स्ड इनकम में कौन सी इनकम काउंट होती है? मिक्स्ड इनकम में इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो खुद को स्वरोजगार, खुद के लिए, खुद को अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ठेले वाले खुद अपना काम कर रहे हैं, बतासे वाले खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सब्जी वाले खुद को अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो वो सारे हमारे मिक्स्ड इनकम में काउंट करे जाते हैं, ठीक है। वो सारे हमारे मिक्स्ड इनकम में काउंट करे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये याद रखना होगा कि इनकम मेथड को हम कैसे डिनोट करते हैं? एनडीपीएफसी से। और वैल्यू एडेड मेथड को कैसे डिनोट करते थे? जीडीपीएमपी से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे मैंने कन्वर्जन भी बताया, फॉर्मूले भी बताया, उसके लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, देखिए जाके, ठीक है। अब देखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट अराइजेस इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, मतलब पहले ये बताइए। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है जो वो इनकम जो रेंट, जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। ऑपरेटिंग सरप्लस रिफर टू दैट इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ ये क्वेश्चन बोला कि क्या ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा सब्सिस्टेंस सेक्टर, सब्सिस्टेंस मतलब होता है बेयर मिनिमम, और क्या जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या सब्सिस्टेंस सेक्टर में जनरेट होता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जनरेट होता है? डज नॉट अराइज इन, क्यों नहीं होता है ये वो पूछ रहा है, क्यों नहीं इन दोनों सेक्टर्स में हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट अराइज इन सब्सिस्टेंस एंड इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन क्या है? इन दी सब्सिस्टेंस सेक्टर, जो सब्सिस्टेंस सेक्टर होता है, सब्सिस्टेंस सेक्टर मतलब कि अगर आपने इंडियन पढ़ी है तो इंडियन में मैंने बताया था कि जो पहले प्रोडक्शन होता था, जो पहले फार्मर प्रोडक्शन करते थे वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए करते थे, मतलब कि बेयर मिनिमम करते थे, मतलब जितना खाया, जितना मतलब उतना ही ग्रो अप करते थे, जितना उनको खाना है, एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करते थे, मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करते थे। सो सब्सिस्टेंस मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम प्रोड्यूस करना, सरप्लस बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना करना। तो सब्सिस्टेंस सेक्टर में प्रोडक्शन जो होता है वो सब्सिस्टेंस के लिए होता है। सब्सिस्टेंस मतलब कि मिनिमम जो अपना पेट भरते उतना ही बस प्रोडक्शन होता है। सब्सिस्टेंस सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है वो मिनिमम होता है, मतलब कि अपने पेट भरने के लिए सिर्फ होता है, ठीक है। प्रोडक्शन इज नॉट फॉर सेल इन दी मार्केट, प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता है कि सेल करें उन्हें मार्केट में, बस मिनिमम हुआ, खाया, खत्म हो गया। देयर इज नो मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस भी नहीं होता। जब मार्केटेबल सरप्लस नहीं होगा तो कोई ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमारा नहीं आता है सब्सिस्टेंस सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस में इसको काउंट भी नहीं करा जाता है। जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, जनरल गवर्नमेंट सेक्टर इज मीन्ड ओनली फॉर कलेक्टिव कंजप्शन, फॉर कंजप्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन करता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन करता है वो लोगों के लिए करता है, कोई एक अकेले आदमी के लिए नहीं करता है। जब गवर्नमेंट काम करती है तो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, जनता के लिए करती है। तो जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है वो कलेक्टिव कंजप्शन के लिए करती है, मतलब कि जनरल पब्लिक जो कलेक्टिव एक साथ कंजप्शन कर ले। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस नॉट फॉर सेल इन द मार्केट बट फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जब गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी चीज़ बनाती है तो वो गुड को सेल करने के लिए नहीं बनाती, वो जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए बनाती है। तो जैसे सर्विस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस आर अवेलेबल एट द फ्री ऑफ चार्ज, जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की सर्विसेज प्रोवाइड हैं तो ये फ्री ऑफ चार्ज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इनका कोई सरप्लस नहीं, इनका कोई पैसा नहीं ले रही है गवर्नमेंट, ये तो वेलफेयर के लिए प्रोवाइड कर रही है ना। तो जब कोई सरप्लस ही नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से तो वो हमारा जनरल गवर्नमेंट सेक्टर को हम ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट नहीं करते। तो सीधे सीधे बोलने का मतलब ये है कि
ये दोनों ऑफ सब्सिस्टेंस सेक्टर बोल दीजिए, उसमें भी कोई सरप्लस नहीं होता है, और हमारा जनरल गवर्नमेंट सेक्टर वो तो वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको भी कुछ प्रॉफिट से मतलब होता नहीं है, तो इसलिए दोनों को ऑपरेटिंग सरप्लस में हम काउंट नहीं करते। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हो रही है, ठीक है ना। अब प्रिकॉशंस क्या हैं इनकम मेथड के। सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि ट्रांसफर अर्निंग को इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफर अर्निंग मतलब कि ओल्ड एज पेंशन जो फ्री फंड का पैसा है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब कि बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, इन सबको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे आपको आपके मम्मी पापा पॉकेट एक्सपेंसेस देते होंगे तो वो इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आपने कुछ काम करा तो आपको स्कॉलरशिप मिली। आपने एज क्या कहते हैं, आपको वेलफेयर की, हाँ आप अच्छे से हायर स्टडीज़ करें जाके तो आपको मिल रही, वो वेलफेयर के लिए आपको मिल रही है, आपने उसके बदले कुछ सर्विसेज नहीं दी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि थेफ्ट एंड गैम्बलिंग, सट्टा वगैरह लगा के जो पैसा इनके जैसे आईपीएल में बैट लगाते हैं लोग, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, वो सब ब्लैक मनी के अंदर आता है, ठीक है। कमीशन, अब आप ये याद रखिएगा, सेकेंड हैंड जब गुड्स सेल करे जाते हैं तो उसमें जो कमीशन क्या कहते हैं, जैसे ब्रोकर ब्रोकर अपनी जैसे कोई गाड़ी गाड़ी सेल हुई सेकेंड हैंड, तो जो उसमें कमीशन अर्न करता है ब्रोकर, तो वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, जो शेयर एंड बॉन्ड में खरीदने में बेचने में, सेकंड हैंड जो शेयर एंड बॉन्ड को खरीदने बेचने में जो ब्रोकरेज होती है वो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती है। तो सेकंड हैंड गुड्स में जो ब्रोकरेज होती है वो भी हमारी काउंट होती है, शेयर एंड बॉन्ड्स को बेचते टाइम या खरीदते टाइम जो ब्रोकरेज होती है वो भी हमारी काउंट होती है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है। फैक्टर सर्विसेज, किसी बंदे ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो उसके बाद उसको पैसा मिला है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम हुई, तो वो रिकॉर्ड होगी नेशनल इनकम में। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंड फॉल गेन, जैसे कि एकदम से आपको लॉटरी वॉटरी लग गई, कुछ आप एक खजाना मिल गया, तो वो सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट, मैंने आपको बताया था कि रेंटल वैल्यू किसी भी घर की, जैसे कोई रेंटल वैल्यू है, एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू काउंट होगी फैक्टर इनकम में, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देयर बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी शुड बी टेकन ऑफ। अब देखिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए जैसे कोई फार्मर है वीट प्रोड्यूस करता है अपने खुद के लिए, बट उसकी कोई मार्केटेबल वैल्यू है कि नहीं है। मान लीजिए फार्मर ने अपना क्या कहते हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, बट उसने खुद कंजप्शन कर लिया, फार्मर ने अपना मार्केट में नहीं सेल करा जाके, तब भी वो नेशनल इनकम में उसकी जो वैल्यू होगी जो उसने खुद कंज्यूम करा है वो भी नेशनल इनकम में काउंट करी जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अच्छा कुछ बचे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी वो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं। प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, ये सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं। और लिखा क्या है, आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट। वंस प्रॉफिट, एक बार अगर प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया है तो इनको अलग से इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेशनल इनकम में, ठीक है। चौथा क्या लिखा है, सॉरी नाइन्थ क्या लिखा है, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को मिलता है, कंपनसेशन जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है तो उससे ही इनकम टैक्स दिया जाता है, तो इनकम टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्रू हम दे देते हैं पहले ही, ठीक है ना, तो उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम को हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर लिया है तो। अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं इंक्लूड करा है तो हम इनको ऐड करेंगे, बट जब हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड कर लिया है तो इनको हम सेपरेटली नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर सेपरेटली इंक्लूड करेंगे तो हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नोट क्या लिखा है यहाँ, लिखा है कि ऑल टैक्स, देखिए क्या लिखा है, ऑल टैक्स बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, देयर आर नो, ये जितने भी देखिए टैक्स होते हैं, जितने भी क्या कहते हैं ऑल द गवर्नमेंट, जितने भी हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या ट्रांसफर पेमेंट है, एक तरीके से फ्री फंड का पैसा है, जितना भी हम टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को देते हैं, देयर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑन नेशनल इनकम। तो जितने भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो सारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि
जब हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स देते हैं तो उसके बिहाफ में हम कोई सर्विस उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, माना आप सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट सर्विस देती है कि हाँ ये लीजिए आपने टैक्स दिया है तो आपका आपके घर के बाहर मैंने रोड बनवा दी। तो वो अपना वो सोशल वेलफेयर करती है, बट हाँ ऐसे नहीं कि वो एलोकेशन करती है कि हाँ लोग टैक्स दे रहे हैं तो हाँ ये आपका काम, ये आपका काम। तो आप जब गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हाँ वो कितना काम कराती है, ठीक है ना। तो सारे जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, और ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड।